हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल एलके केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करेंगे। वो है हमारा फ्री रेडिकल्स। ये ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर से हमने टॉपिक लिया है। तो जो फ्री रेडिकल हो इसके बारे में हम जानते हैं। फ्री रेडिकल बेसिकली क्या होते हैं? फ्री रेडिकल रिएक्शन इंटरमीडिएट्स होते हैं। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच का जो शॉर्ट लिव्ड कंपाउंड बनता है उसको हम बोलते हैं इंटरमीडिएट्स। और इंटरमीडिएट्स में हमने कार्बोकेटायन ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। आज की वीडियो लेक्चर में फिर रेडिकल बात करेंगे। और ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म चैप्टर से हमने अपने चैनल पर 12 वीडियो पहले से अपलोड कर दी है। यदि आपने हमारी वो 12 वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा ताकि आप पूरी वीडियो को ध्यान से देख सकें। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल बेसिकली क्या होता है? जब कोई भी कोवलेंट बॉन्ड, सपोज A2B या AA, ये कोई कंपाउंड है, इसको बोलते हैं हम A2। इसको स्ट्रक्चर के रूप में इस प्रकार से लिखते हैं हम। यदि इसके बीच के जो कोवलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, ये शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, ये इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं कि दोनों के पास बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और तो जनरेट क्या होता है? फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। ये जनरेट होते हैं फ्री रेडिकल। तो इस टाइप के बॉन्ड के जो फ्यूजन होता है इसको बोलते हैं होमोलिसिस। होमोलिसिस, होमोलिसिस का मतलब सेम एटम्स के बीच के बॉन्ड का लिसिस होना, यानी सेम एटम्स के बीच का बॉन्ड ब्रेक होना। और ब्रेक इस टाइप से होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कोवलेंट बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर चुके हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाते हैं ऑन बोथ द एटम्स। क्लियर बात? तो इस तरह से हमारा फ्री रेडिकल जनरेट होता है। तो फ्री रेडिकल को हम डिफाइन कैसे करेंगे? फ्री रेडिकल में जैसे ये एटम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, तो फ्री रेडिकल को बोलेंगे एन ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। एन ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अब इसका थोड़ा सा अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, सपोज हम ये ले लेते हैं HHH, ये हमने उदाहरण के आधार पर ले लिया और ये हमारा एक H है। तो ये जो इसके इलेक्ट्रॉन है, ये कोवलेंट बॉन्ड के, ये इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं इक्वली ऑन बोथ द एटम्स। तो इस टाइप का जो बॉन्ड का फ्यूजन होता है इसको बोलते हैं हम होमोलिसिस। होमोलिसिस। तो इसमें बनता है CH3 फ्री रेडिकल प्लस H रेडिकल। क्लियर है? ये जो CH3 फ्री रेडिकल है, अगर इसके पास हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करते हैं, देखो 3 बॉन्ड है इसके पास, 3 बॉन्ड का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन ये और 1 इलेक्ट्रॉन ये, तो ये होगा हमारा 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। क्लियर? और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होएगा 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है, या ये वो इलेक्ट्रॉन से क्या करता है? लव करता है। और जो इलेक्ट्रॉन लवर होती है स्पीसीज, उनको क्या बोलते हैं? हम इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करता है हमारा फ्री रेडिकल। एक ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है हमारे फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल कैसे जनरेट होता है? इस प्रकार से जनरेट होता है। और कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं हमारे फ्री रेडिकल की? 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। क्लियर बात? अच्छा। और दूसरी जो इसका पास जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में उसकी ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर इसकी ज्योमेट्री होगी हमारे जो फ्री रेडिकल होते हैं। और साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात हम बात करते हैं इससे रिलेटेड, इसका जो मैग्नेटिक करैक्टर होता है, मैग्नेटिक करैक्टर होता है इसका पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक करैक्टर होता है। क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है इसलिए इसके अंदर पैरामैग्नेटिक करैक्टर होता है। क्लियर है? अच्छा, एक बात ध्यान रखना, एल्काइल अगर होगा, एल्काइल फ्री रेडिकल, एल्काइल फ्री रेडिकल जैसे हमारा CH3 रेडिकल या C2H5 रेडिकल, तो इनके केस में जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 होगा। यदि ये यदि फ्री रेडिकल इस टाइप से हो,
CF3 और CCl3 इस टाइप से हो, यानी एल्काइल ग्रुप, हाइड्रोजन की जगह क्या हो, हैलोजेंस, कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो इसके केस में इसके पास जो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 होगा और पायरामिडल ज्योमेट्री होगी इसकी होगी ट्राइगोनल प्लेनर। कंडीशन ध्यान रखना, अगर एल्काइल फ्री रेडिकल है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2 ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री होगी। यदि फ्री रेडिकल इस टाइप से हो CF3 या CCl3, हाइड्रोजन यदि ना हो, उसकी जगह कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, तो उसके पास हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा हमारा sp3 और पायरामिडल ज्योमेट्री हो जाएगी। तो ये कुछ करैक्टरिस्टिक्स हमारे फ्री रेडिकल की हमें जानकारी हासिल होनी चाहिए। क्लियर बात। अच्छा, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स कितने टाइप्स के होते हैं उनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। क्लियर, इसको आप साथ नोट कर लेना। सबसे जो छोटा फ्री रेडिकल बनता है हमारा मिथाइल फ्री रेडिकल बनता है, दिस वन मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल। देन CH3 CH2 डॉट, इसको बोलेंगे इथाइल फ्री रेडिकल। देन CH3 CH2 CH2, ये होगा प्रोपाइल फ्री रेडिकल। इसके अलावा इस टाइप से बनता है हमारा CH3 CH CH2 फ्री रेडिकल, इसको बोलेंगे आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। क्लियर बात। एक इस टाइप से बनता है हमारा CH3 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 दिस रेडिकल, इसको बोलेंगे टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। क्लियर है। अगर हम इन दोनों की बात करेंगे, इन तीनों की बात करेंगे, ये प्राइमरी नेचर के होंगे, 1 डिग्री होगा, और इसकी बात करेंगे ये हमारा 2 डिग्री होगा और ये हमारा 3 डिग्री होगा। क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा जो अन्य फ्री रेडिकल बनते हैं हमारे, दिस वन CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, ये हमारा हो जाएगा एल्काइल फ्री रेडिकल। CH2 सिंगल बॉन्ड CH और CH2, इसको बोलते हैं एल्काइल फ्री रेडिकल। और एक हो जाता है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH रेडिकल, इसको बोलते हैं विनाइल फ्री रेडिकल। ये हमारे टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल्स होते हैं, मिथाइल फ्री रेडिकल, इथाइल फ्री रेडिकल, प्रोपाइल फ्री रेडिकल और आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल और टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। इनकी नेचर पता होनी चाहिए। हमारे तीनों प्राइमरी नेचर के होते हैं, ये हमारा सेकंड नेचर का होता है, ये हमारा टर्सरी नेचर का होता है, और ये एल्काइल फ्री रेडिकल है और ये विनाइल फ्री रेडिकल है। क्योंकि ये विनाइल ग्रुप से जनरेट होता है, ये एल्काइल ग्रुप से जनरेट होता है। एलाइल फ्री रेडिकल बोलेंगे। क्लियर है। तो ये है हमारा टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल्स की। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी कैसे इसकी डिफाइन करते हैं फ्री रेडिकल की, उसकी हम बात करते हैं। और स्टेबिलिटी ही बहुत महत्वपूर्ण, स्टेबिलिटी पर बेस्ड ही न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनती है हमारे कॉम्पिटिशन IIT JEE नीट BSc MSc और CSIR नेट, उन सभी जो कंपटीशन के एग्जाम उन सब में इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स आती है और उनमें यही पूछा जाता है स्टेबिलिटी कैसे इसकी डिफाइन की जाती है। अब एक महत्वपूर्ण बात और, जो फ्री रेडिकल्स जो होते हैं हमारे, ये बनते कहाँ पर, ये जानकारी भी हमें हासिल होनी चाहिए कि मतलब कौन सी ऐसी पर्टिकुलर रिएक्शन है जिन रिएक्शन में हमारे फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। ये नोट करना, when they are formed, मतलब कब ये जनरेट होते हैं। तो एक ट्रिक है इसमें, इस ट्रिक को आप ध्यान रखोगे तो आप भूल नहीं पाने के। HELPR हेल्पर, HELPR, H का मतलब हीट सा, मतलब हीट, E का मतलब इलेक्ट्रिसिटी यानी हीट दी जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, इलेक्ट्रिक आर्क दिया जाएगा। L फॉर लाइट और P फॉर पेरोक्साइड
पर ऑक्साइड OXY ऑक्साइड पर ऑक्साइड ऑक्साइड पर ऑक्साइड पर OXY ऑक्साइड IDE और परऑक्साइड इस टाइप से होते हैं हमारे। और R4 रेडिकल ही होगा, कोई R4 रेडिकल ही होगा। सपोज अगर हम बात करें, जैसे सपोज CH4 है, इसके साथ एक रेडिकल, इसकी रिएक्शन कर देते हैं हम, तो इसको हम तोड़ कर लिख सकते हैं CH3H और H। इस पर ये कोवलेंट बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा, एक मिथाइल रेडिकल बनेगा, एक H रेडिकल, और ये H रेडिकल इस H रेडिकल के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन कराया था, जनरेट क्या हो जाएगा CH3 रेडिकल प्लस H2। तो इनके थ्रू ये जनरेट होते, हीट होगी, हमारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होगी, इलेक्ट्रिक आर्क होगा, लाइट होगी, परऑक्साइड्स की प्रेजेंस में होगी और रेडिकल की प्रेजेंस में होगी। जब इनकी प्रेजेंस में कहीं पर भी कोई रिएक्शन कंप्लीट होती है तो वहाँ पर क्या जनरेट होते हैं, हमारे फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं। क्लियर बात। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट कौन कौन सी रिएक्शन में जनरेट होते हैं उनकी जानकारी भी हमें हासिल होने चाहिए। एक होता है वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन में ये एज ए इंटरमीडिएट जनरेट होता है हमारा फ्री रेडिकल। इसके अलावा हमारे कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस, चूँकि इसमें इलेक्ट्रिक आर्क दिए जाते हैं, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में जनरेट होता है। दूसरा एंटी मार्कोनिकोप्स, क्योंकि एंटी मार्कोनिकोप्स में क्या हम यूज करते हैं, परऑक्साइड यूज करते हैं, बेंजोल परऑक्साइड जनरली हम यूज करते हैं। इसकी प्रेजेंस में वहाँ पर क्या होता है, एज ए इंटरमीडिएट की फॉर्म में क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल से जनरेट होते हैं हमारे। और सब्स्टिट्यूशन इन एल्कीन, एल्केन की जब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं उसी में भी क्या बनते हैं, फ्री रेडिकल एज ए इंटरमीडिएट्स जनरेट होते हैं। क्लियर बात। तो ये था स्टेप्स कि ये कब जनरेट होते हैं, व्हेन दे आर फॉर्म्ड। इसके लिए ट्रिक है, ये हेल्पर, इसको आप ध्यान रखोगे। और इन रिएक्शन में ये एज इंटरमीडिएट्स जनरेट होते हैं। क्लियर है, इसको आप नोट करो। अब हम बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑर्डर इनका, कैसे स्टेबिलिटी को हम डिफाइन करते हैं किसी भी इंटरमीडिएट की XYZ, चाहे हमारा कार्बोकेटाइन हो, फ्री रेडिकल हो, कार्बोएनाइन हो, कार्बीन्स, नाइट्रीन्स, बेंजाइन्स, कोई भी फ्री रेडिकल होगा, उन सब की स्टेबिलिटी डिफाइन की जाती है रेजोनेंस, देन हाइपर कॉन्जुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट। ये तीन इफेक्ट आप ध्यान रखना। सबसे पहले रेजोनेंस चेक करेंगे किसी भी इंटरमीडिएट्स में, यदि रेजोनेंस हो रहा है तो उसको प्रायोरिटी फर्स्ट मिलेगी, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन को मिलेगी, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट। इन तीन के आधार पर हम स्टेबिलिटी ऑर्डर को एक्सप्लेन कर पाते हैं। क्लियर है। अच्छा, अब जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर ये हमारा ये एक फ्री रेडिकल बनता है, टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल। एक ये होगा हमारा, एक हमारा ये होगा CH रेडिकल या आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल है। एक हमारा ये बनता है CH3CH2 रेडिकल, और एक बनता है हमारा मिथाइल फ्री रेडिकल। ये हमारा प्राइमरी डिग्री है, ये हमारा सेकेंडरी है, और ये हमारा टर्सरी है। अब इन तीनों में हम ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और क्यों होगी, ये चेक करते हैं हम। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, जो ये फ्री रेडिकल, इसकी बगल में जो कार्बन एटम है, ये इस कार्बन के एटम के साथ कितने H अटैच है, 3। और इसकी बगल का ही कार्बन, ये इसके पास भी 3 H एटम है, इसकी बगल का ही कार्बन, ये इसके पास भी 3, या टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन एटम इसके पास प्रेजेंट है। क्लियर। इट मीन्स इसकी 9 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनते हैं। कितने बन सकते हैं, 9 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर पॉसिबल है इस फ्री रेडिकल की। सिमिलरली हियर यहाँ पर 6 अल्फा H एटम है, तो यहाँ पर भी 6 RS बन पॉसिबल है इसके। अच्छा, इसी प्रकार अगर हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पर 3 RS पॉसिबल है, और यहाँ पर हम बात करें 0 RS पॉसिबल है इसके। तो ये रेजोनेंस के हिसाब से, यानी हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से अगर हम चेक करेंगे
तो इसमें ये ज़्यादा स्टेबल होगा इसकी कंपैरिजन में, और ये उससे कम और ये उससे कम, क्योंकि जितने ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर ये बनता है। क्लियर बात? इट मीन्स टर्सरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, ये ऑर्डर बनता है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से। और यदि हम बात करेंगे इसको इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से मैं एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से ये किसको, इसको ये जो है ये यहाँ पर इसको प्लस आई इफेक्ट शो करता है, प्लस आई। यहाँ पर प्लस आई 3 साइड से हो रहा है, प्लस 3 साइड से प्लस 3 आई, यहाँ पर 2 साइड से इसमें प्लस 2 आई होगा, 2 प्लस आई, और यहाँ पर एक साइड से, तो एक साइड से प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है। तो यहाँ पर एक साइड से, यहाँ 2 साइड से, यहाँ 3 साइड से, इसलिए इट इज मोर स्टेबल देन दिस वन और दिस इज मोर स्टेबल देन दिस एंड दिस। तो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर हम किसके हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, ये इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से भी हम चेक कर पा रहे हैं, और हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से भी। तो इस हिसाब से इसका ऑर्डर क्या होगा, टर्सरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, ये हमारे फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है। क्लियर बात? अच्छा, अब इन ऑर्डर्स पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, जो प्रॉब्लम्स हमारे एग्जाम्स में आते हैं उन्हीं पर बेस्ड प्रॉब्लम बनते हैं। ये ऑर्डर नोट कर लेना, और उसका रीजन यही हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन को प्रायोरिटी 1 देंगे, इंडक्टिव इफेक्ट को प्रायोरिटी 2 देंगे। क्लियर? अब कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं इस पर बेस्ड कि इनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर पर आधारित प्रॉब्लम कैसे बनती है। क्वेश्चन होगा हमारा, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है CH2 फिर रेडिकल है, ये सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, एलाइल फिर रेडिकल होगा ये, और एक ये बन गया CH3 CH2 रेडिकल, और एक रेडिकल बन गया ये मिथाइल फिर रेडिकल। अब इनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करते हैं, कौन मोर स्टेबल है कौन लेस स्टेबल, A B C। देखो चेक करते हैं। सबसे पहले आप इनमें आ जाओ, ये अभी देख रहे थे हम, दोनों की नेचर क्या है, इनकी प्राइमरी नेचर है, दोनों की नेचर प्राइमरी है। अभी हम देख रहे थे इसमें CH3 ग्रुप जो है ये हमारे हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम है इसके पास। तो 3 अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंस की वजह से ये क्या होगा, 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करेगा, और इसके पास 0 अल्फा हाइड्रोजन एटम है, इसलिए ये 0 RS शो करेगा। रिलेटिवली इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे किसके हिसाब से, हाइपर कॉन्जुगेशन के हिसाब से, तो ये ज़्यादा स्टेबल होगा इन दोनों में, तो यानी B ज़्यादा स्टेबल है देन C। अगर हम इसकी बात करते हैं, ये जैसे यहाँ शिफ्ट होगा तो रेडिकल यहाँ शिफ्ट होगा, ये रेजोनेंस शो करेगा, और रेजोनेंस को प्रायोरिटीज मिलती है फर्स्ट रेजोनेंस देन हाइपर कॉन्जुगेशन देन इंडक्टिव इफेक्ट। तो रेजोनेंस के हिसाब से A क्या होगा, मोर स्टेबल देन B देन C। तो इस हिसाब से हम एक्सप्लेन करते हैं। ये प्रॉब्लम थी हमारी कॉम्पिटिशन जो आ रखी है। तो इनको जब हम इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर एक्सप्लेन करते हैं तो वहाँ पर तीनों कंसेप्ट ध्यान में रखने थे, रेजोनेंस भी, हाइपर कॉन्जुगेशन भी, इंडक्टिव इफेक्ट। इसमें हमने लगा रेजोनेंस का कंसेप्ट लगा इसमें, इसके केस में हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पर भी हाइपर कॉन्जुगेशन। तो रेजोनेंस को प्रायोरिटी फर्स्ट देन हाइपर कॉन्जुगेशन देन इंडक्टिव इफेक्ट। ये क्वेश्चन नंबर 1 था हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम, जो हमारे कॉम्पिटिशन में आया हुआ। ये हमारा CH2 रेडिकल, एलाइल रेडिकल है ये हमारा, CH डबल बॉन्ड CH2, एक ये रेडिकल दे दिया ये हम, और एक रेडिकल दे दिया हमें ये CH2 रेडिकल। इस रेडिकल का नाम है एलाइल, एलाइलिक, इसको बोलोगे बेंजाइलिक, बेंजाइलिक रेडिकल। क्लियर? अब इन दोनों में रिलेटिवली कंपैरिजन करते हैं कौन मोर स्टेबल और क्यों। अगर इसमें हम बात करेंगे, ये जैसे यहाँ शिफ्ट होगा तो रेडिकल यहाँ पर, तो ये रेजोनेंस शो करेगा, और रेजोनेंस शो करने से कितने रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे इसके बनेंगे 2 RS बनेंगे। कितने बनेंगे? 2 RS। अब इसकी बात करें, जैसे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा तो रेडिकल ये यहाँ पर आएगा, इस रेडिकल के आने से फिर ये यहाँ शिफ्ट होगा, ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, यानी इसके 3 RS बनेंगे। अब ये हम जानते हैं जितने ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर वो उतना ही ज़्यादा स्टेबल। तो इसका मतलब ये होगा बेंजाइलिक फ्री रेडिकल मोर स्टेबल देन एलाइलिक फ्री रेडिकल। क्लियर? किस आधार पर हम एक्सप्लेन कर रहे हैं? रेजोनेंस के आधार पर। रेजोनेंस में चेक करें किसके कितने ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बने, इसके 2 RS बनने, इसके 3, तो 3 RS वाला ज़्यादा स्टेबल होगा देन 2 RS। क्लियर बात? तो ये प्रॉब्लम भी हमारे कॉम्पिटिशन में आ रखी थी।
अच्छा, अब एक हम ट्रेंड लिख देते हैं इनका, एक ट्रेंड लिख देते हैं, सभी फ्री रेडिकल ऑलमोस्ट उस ट्रेंड में कवर हो गए। उस ट्रेंड के आधार पर हम देखेंगे नेक्स्ट प्रॉब्लम कैसे पुटअप की जाती है। इनको आप नोट कर लीजिए। वो ट्रेंड हमारा कैसे है, C6H5 होल थराई C, ये ट्राइफिनाइल रेडिकल, इट इज मोर स्टेबल देन C6H5 होल ट्वाइस CH रेडिकल देन C6H5 CH2 रेडिकल, ये हमारा रेडिकल होगा। तो ये मोर स्टेबल, क्योंकि इसमें बेंजीन रिंग कितनी है 3, एक बेंजीन रिंग कितने रेजोनेंस शो करती है 3, तो 3 क्या 9, इसके कितने बनेंगे 9 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बनेंगे, इसमें बनेंगे 6 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, इसमें बनेंगे 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर, इसलिए इट इज मोर स्टेबल देन दिस। अच्छा, इसके बाद हमारा आ जाएगा एलाइलिक फ्री रेडिकल। इसके बाद का जो ऑर्डर होगा हमारा एलाइलिक होगा, CH2 रेडिकल सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, एलाइलिक रेडिकल आ जाएगा। देन हमारा आएगा CH3 टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल, ये आ जाएगा हमारा। टर्सरी ब्यूटाइल फ्री रेडिकल के बाद आ जाएगा हमारा सेकेंडरी CH3 CH रेडिकल, देन CH3 CH2 रेडिकल, देन मिथाइल फ्री रेडिकल। ये इनका जनरल ट्रेंड है, ये टर्सरी नेचर का, ये सेकेंडरी नेचर का, और ये दोनों प्राइमरी नेचर की। क्लियर बात। तो ये इनका ट्रेंड है पूरा। स्टेबिलिटी ऑर्डर बोल लेंगे इसको, स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्री रेडिकल। क्लियर, आप इसको नोट कर लीजिए। अब इस ट्रेंड को अगर हम माइंड में सेव रखेंगे तो इसके हिसाब से हम प्रॉब्लम, कोई भी कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को हम आसानी से हल कर सकते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन दे रखे हैं, ये नोट कर लो आप। अब ये 3 क्वेश्चंस हमने लिखे, 3-4 क्वेश्चंस, ये कंपटीशन की प्रॉब्लम है। अब इनके लिए क्वेश्चन यही है कि अरेंज इन स्टेबिलिटी ऑर्डर। इनको स्टेबिलिटी ऑर्डर में हम किस प्रकार से अरेंज करेंगे, इसको आप ध्यान से एक बार समझ लेना। जैसे हमने ये एक रेडिकल लिखा है, ये ट्राइफिनाइल रेडिकल है, ये डाइफिनाइल रेडिकल है और ये फिनाइल रेडिकल है। इसके पास 3 बेंजीन रिंग है, एक बेंजीन रिंग 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करता है, तो इसके पास 3 बेंजीन रिंग है, इसका मतलब 9 रेजोनेटिक शो करेगा, रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करेगा ये। और ये डाइफिनाइल वाला 6 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करेगा, और ये वाला हमारा 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करेगा। अब हम जानते हैं जितने ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर वो कंपाउंड उतना ही ज़्यादा स्टेबल। तो इसके पास 9 है, इसके पास 6 है, इसके पास 3, इसका मतलब इनका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होगा इस प्रकार से होगा, इट इज मोर स्टेबल देन दिस वन देन दिस। क्लियर है, आसानी से बिल्कुल अटेम्प्ट किया हमने, ये केवल रेजोनेंस के आधार पर देखा है। इसके 9 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बने, इसके 6, इसके 3, तो 9 वाला ज़्यादा स्टेबल होगा 6 की तुलना में देन 3। क्लियर बात। तो इसका आंसर होगा ये A B C। क्लियर। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेडिकल ये दिया, एक रेडिकल ये दिया, एक रेडिकल ये दिया। अब इन तीनों में हम चेक करते हैं। अगर हम बात करते हैं इस रेडिकल की तो ये टर्सरी नेचर का दिख रहा है, और यदि हम बात करेंगे इसकी, ये हमें दिखाई दे रहा है सेकेंडरी नेचर का। क्लियर है। और इसमें रेजोनेंस भी शो हो सकता है, क्योंकि ये इसमें यहाँ डबल बॉन्ड है, इसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें कोई रेजोनेंस शो नहीं हो सकता। तो यदि ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये C है, तो टर्सरी ज़्यादा स्टेबल होता है सेकेंडरी के लिए। तो इसका ऑर्डर होगा टर्सरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी, ये ऑर्डर होता है ना, हम जानते हैं। तो इसमें टर्सरी नेचर कौन सा, B देन C देन A, ये ऑर्डर हो जाएगा इसका, B मोर स्टेबल देन C देन A। क्लियर बात। अच्छा, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर हम बात करेंगे, ये एलाइल रेडिकल है, ये यहाँ पर शिफ्ट होगा, ये रेडिकल यहाँ आएगा, इसका मतलब इसके 2RS शो करेगा। ये कितने शो करेगा, 2RS शो करेगा। और यदि हम इसकी बात करेंगे, ये टर्सरी नेचर का, कौन सी नेचर का, टर्सरी नेचर का, 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल है, तो 3 डिग्री फ्री रेडिकल हमारे रेजोनेंस शो करेगा। कितने रेजोनेंस शो हो गए इसके, 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करेगा ये हमारे पास ना। क्लियर बात। और इसके पास 3 अल्फा H एटम हो, तो 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर ये शो करेगा। लेकिन
रेजोनेंस को प्रायोरिटी फर्स्ट मिलती है, देन हाइपर कॉन्जुगेशन। इस हिसाब से इसके 3 बनने, तो ये यदि ए है, ये बी है, ये सी है, तो बी मोर स्टेबल देन ए देन सी। हाँ, बी मोर स्टेबल देन ए देन सी, ये इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा इसका। क्लियर बात। अच्छा, अब हम लास्ट प्रॉब्लम लेते हैं, 6 प्रॉब्लम। इसमें देखते हैं, इसमें क्या है कि आप ऊपर तो CH2 रेडिकल फिनाइल रेडिकल है। अब यहाँ पर जो ग्रुप्स है केवल इनके हिसाब से हम इसकी स्टेबिलिटी ऑर्डर को चेक करेंगे। ये NO2 ग्रुप लगा, तो NO2 ग्रुप कौन कौन से इफेक्ट शो करता है? ये -I शो करता है और -I शो करता है, 2 शो करता है। और -I और -I की वजह से ये अनस्टेबल करता है, इसको अनस्टेबलाइज करता है, स्टेबलाइज। अच्छा, अगर हम इसकी बात करें CH3, तो इसके पास 3 अल्फा H एटम है, 3 अल्फा H एटम है। तो 3 अल्फा H एटम की वजह से 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करेगा। जितने ज़्यादा रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो करेगा वो उतना ही ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो ये किसको क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा, स्टेबलाइज। क्लियर बात। अच्छा, और हम बात करते हैं OH में। OH में क्या होगा? ये +M शो करेगा और -I, ये +M और -I शो करेगा, जिसकी वजह से क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा, ये स्टेबलाइज करेगा। क्लियर है। अच्छा, ये तो हमारा अनस्टेबलाइज कर रहा है, ये स्टेबलाइज कर रहा है, ये भी स्टेबलाइज कर रहा है। अब इसमें +M है, इसमें -I है, और इसमें 3 अल्फा H एटम है, यानी 3 रेजोनेटिक स्ट्रक्चर शो कर रहा है ये हमारे पास, और इसमें कोई इफेक्ट नहीं है। तो ये तो बीच में आ जाएगा, ये सबसे बाद में आएगा। और अब इन दोनों में चेक करना हमको, इसमें और इसमें कौन सा पहले नंबर पर होगा। तो हमारा ये यदि ए है, ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो हमारा सबसे फर्स्ट नंबर पर आ जाएगा, हमारा आ जाएगा सबसे फर्स्ट नंबर पर डी आ जाएगा, देन सी, डी देन सी, देन ए और देन बी। ये ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा हमारा। ध्यान समझ लेना, डी इज मोर स्टेबल देन सी ये हमारा, और ये जो हमारा होगा ए, और ये तो अनस्टेबलाइज कर रहा है हमारा, ये इसलिए सबसे बाद में होगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम को हम आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं यदि हमें कंसेप्ट ठीक से आते हो। हमारे कौन कौन से कंसेप्ट है? हमारा रेजोनेंस का कंसेप्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर एक्सप्लेन करने में यूज किया जाता है, और हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट, इन सभी इफेक्ट को हम एक साथ कलेक्टिवली जब हम डिस्कस करते हैं, समझते हैं, तो उसके आधार पर हम स्टेबिलिटी को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। उम्मीद करते हैं ये कंसेप्ट आपके लिए लाभदायक रहा होगा। यदि वास्तव में आपके लिए लाभदायक रहा तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक, शेयर तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, यदि कोई बात समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके, चलिए, थैंक यू।